रियल इस्टेट क्या होता है? रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के देखो अपने पास दो तरीके होते हैं। पहला, प्राइवेटली खुद खरीद लो, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो। गया क्या की ज़मीन है भाई 8 लाख की, चल खरीद ले। गया क्या की ज़मीन है भाई 20 लाख की, मेरे पे इतने पीछे नहीं, दोस्त ही लिया, 10 तेरे 10 मेरे, खरीद लेते हैं मिल के। गया भाई 1 करोड़ की ज़मीन है, ये तो भाई 10 जने इकट्ठे करने पड़ेंगे। हाँ, फिर रेट बना लेंगे प्राइवेटली रेट। ये इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करने का क्या तरीका? रेट में इन्वेस्ट कर दिया, ETF में इन्वेस्ट कर दिया, कोई DLF में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट तरीके हो गए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के। फीचर क्या है, फ़ायदे क्या है भाई डायरेक्ट इन्वेस्ट के? देखो पहला फ़ायदा है सबसे ज़रूरी, कंट्रोल है अपना, जब चाहे उन्हें बेच सकते हैं। और अपने दिखा भी है ज़मीन है भाई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है होगा, क्योंकि इसका प्राइस दिखता ही नहीं अपना। कंसल्ट्रेशन बेनिफिट मिल जाएगा अपने, क्योंकि प्राइस दिखता नहीं भाई के चलन वगैरह लैंड का पूछ कर पता कर सका बस लैंड का। अगर स्टॉक मार्केट में तो देखो प्राइस होता है, एक बार शेयर गिरा तो लैंड का प्राइस नहीं गिरा। लेकिन रेट अगर अपना परचेज कर रखे होगी पब्लिकली रेट खरीद रखी होगी, उसमें क्या दिक्कत आएगी? उसमें इतने शेयर मिलेंगे। अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो यो भी गिरेगा, यो दिक्कत आ गई। और प्राइवेट की और के फ़ायदे हैं, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है भाई, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है अपनी बुक्स में। वैसे एसेट खरीदी है जो, एसेट की वैल्यू तो कभी बढ़ती ही नहीं है ना, एसेट की वैल्यू तो कभी घटती ही नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू लाइफ ही नहीं है एसेट की, तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा वो देखते हैं बाद में। अब लिमिटेशन दिक्कत क्या आई भाई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में? सारे करने लग रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, दिक्कत क्यों आई? रेट की तरफ क्यों गया था? देखो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में सबसे पहला दिक्कत है, इतना सारा पैसा लगाना पड़ता है अपन, मैंने जो 10-10 लाख की ज़मीन होती है एकदम इतने पीछे पड़ता ले आएंगे, और उसकी मैनेज भी करना, और बाद में कोई टूट फूट होगी, रेंट रूट मस्तर बनाते हैं, रेंट पे चढ़ा दिया घर। कल में वो जैसा रेंट आ रहा था, उन्हें कुछ कांड वांड कर दिया, पुलिस तो मैंने चका कि भाई इतना रेंट पे दे रखा था इसकी, और अगर रेंट पे दे रखा और जैसा रेंट पर अगर उसने टीवी तोड़ दिया वो कहा मैंने ठीक कराना नहीं, इतने सारे दिक्कत होती है ना इसमें। और ब्रोकेज बहुत ज़्यादा लगती है, तो भी कुछ खरीदने जाओ नहीं आता, दल्ला वो बीच में दलाल नहीं है, वो इतने सारे पीछे ले लिया। 1 करोड़ की ज़मीन खरीदेंगे 20 लाख तो ही ले जाएगा नो, और प्राइस भी नहीं इसके लाइव होंगे, और लिक्विडिटी तो है ही नहीं इसमें। एक बार खरीद ली सेल लानी पड़ेगी, लिक्विडिटी तो है ही नहीं, बेच दिया ने दिक्कत होगी ना। पहले ढूंढो इतनी देर में पीछे कन्वर्ट होंगे, 1 साल तो लग जाएंगे पीछे मिलने में। और हेट्रोजीनियस है ये, हर रियल इस्टेट के दाम अलग अलग, क्योंकि एक जगह का 2 घर है ना, उसका फेस होगा नॉर्थ साइड, उसका साउथ साइड, अलग अलग रेट होंगे इनके, ठीक है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए रेट्स बनाई गई है। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, पैसा दे देते हैं एक बंदे को, वो बहुत सारी बिल्डिंगें खरीद लेता है और रेंट कमाता है उससे, ठीक है। रेंट आया उससे सारी बिल्डिंगें था, देखो 100 इन्वेस्टर थे, 1-1 करोड़ रुपये दे दिया उन्हें, ठीक है, 100 करोड़ मिल गया उन्हें। एक मैनेजर ने वो बहुत सारी बिल्डिंग खरीद लेगा, उसका रेंट आएगा, 90% रेंट बांट देगा वो, अपनी फीस पास काट का सारा रेंट पीछे बांट देगा। देखो इसमें रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि पहले तो जर्नल जो भी मैनेजर होता है अपनी फ़ीस काटता है, बाद में इनको मिलता है रेंट, ठीक है। और कोरिलेशन भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इसका स्टॉक मार्केट का। तो यो गिरे जब शेयर इशू करता है, यो GP अपने शेयर इशू कर देता है या शेयर खरीद लेते हैं, पैसा मिल जाता है GP को, ठीक है, रेट्स अपनी आय होगी। फिर आता है हो गया यो पास थ्रू स्ट्रक्चर होता है बस ये टैक्स का। क्यों ये बताता हूँ पास थ्रू स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो इन्वेस्टर ने पीछे दी GP को, GP ने इन्वेस्ट करे बिल्डिंग में, बिल्डिंग में तो आया रेंट, अब रेंट कमाया है GP ने, इस पर टैक्स लगेगा। हाँ, अब यो पैसा दिया ही ने LP ने बांट दिया इक्वल प्रपोर्शन में। अब LP की भी गवर्नमेंट मान लेगी तो ये तो डिविडेंड है, मैंने शेयर में इन्वेस्ट करा था, ठीक है नहीं, क्योंकि शेयर ही खरीदते हैं अपन रेट्स के, शेयर में इन्वेस्ट करा था, डिविडेंड मान लेगी, फिर अपन टैक्स भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने हटा दिया भाई आपका ये रेंट ही मान लेंगे, ठीक है नहीं, इसलिए रेंट जब तक कमा रहे हैं जब तक अपना डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता है, एक बार ही टैक्स लगेगा, GP ही पे कर देगा, ठीक है ना। फिर इनकम टैक्स तो फिर भी देना पड़ेगा।
फिर यही बात पता लगी DLF ने। DLF क्या करा, बिल्डिंग खरीदती है, उनको कंस्ट्रक्ट करती है और बेच देती है, जो कैपिटल गेन कमाती है। ठीक है, कैपिटल गेन पे तो भाई टैक्स लगेगा ही लगेगा। ये ब्रीड की कुछ स्ट्रैटेजी आ गई, बहुत सारी रेट्स अपनी, उनकी कुछ स्ट्रैटेजी भी होगी। के स्ट्रैटेजी यूज करते होंगे, इक्विटी रेट्स में खुद ही वो कोई ज़मीन खरीद लेती है और उसको मैनेज करती है। मॉर्गेज रेट में क्या होती है, कोई लोन पे कोई बिल्डिंग होगी लोन पे है, उसने खरीद लेती है, उस पर रेंट कमाती है। हाइब्रिड रेट में दोनों का यूज करती है, पहली स्ट्रैटेजी का खुद ही खरीदती है और मॉर्गेज रेट का भी यूज करती है। इक्विटी रेट्स में देखते हैं कोर स्ट्रैटेजी में क्या होता है। कोर स्ट्रैटेजी में देखो, हाई क्वालिटी की बिल्डिंग खरीदता है, मॉल खरीदता है और उनको रेंट पे चढ़ाता है। देखो इसमें रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम आता है, लेकिन सस्टेनेबल होता है, क्योंकि ऐसा एरिया में खरीदेंगे ना जहाँ पर शॉप चल सकती है अपनी, लेकिन उसको मैनेज करेंगे, लाइट का बिल, उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है नहीं मैनेज करने में, तो इसलिए रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम आता है। और कोर प्लस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, बिल्डिंग खरीदते हैं, थोड़ी बहुत ही रेनोवेट कर देते हैं उसको, बस जैसे ओयो नहीं करता है होटल में, बस थोड़ा बहुत रेनोवेट कर देते हैं उसको, भाई बिछाई लगा देंगे, तारी में पेंट कर देंगे। वैल्यू एडेड में क्या होता है, कोई बिल्डिंग है टूटी फूटी पड़ी है, उसकी कंस्ट्रक्ट करा हुआ पूरी की पूरी बना होगा, फिर उसने रेंट पर चढ़ाएगा। जो होता है वैल्यू कुछ ऐड करना। जो करो एक घर था वो टूटा फूटा पड़ा, उसने इतने स्विमिंग पूल भी बना दिया, लगभग ऐड कर दी वैल्यू, एक स्विमिंग पूल के ज़्यादा पीछे जाएगा रेंट पर। हाँ, ये बात है। डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग में क्या होता है, डिस्ट्रेस रियल एस्टेट और अपॉर्चुनिटी, इसमें सेम ही आता है डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग की तरह। ठीक है, जैसे आप उसमें करते थे प्राइवेट इक्विटी में और हेज फंड में। इसमें क्या करेगा, सोसाइटी देखो कोई बन रही थी, कोई प्रोजेक्ट बना था, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उस पर कुछ केस कुछ चलेगा। ठीक है, वो प्रोजेक्ट का बोली हो गई, उसकी बोली लगाई लोगों ने, क्योंकि केस चल रहा था, जैसी कंपनी बनाने लग रही थी, भाग भूज गई, तना बोली लगाई तो जीत गया वो प्रोजेक्ट। 1000 करोड़ का तना 800 करोड़ में मिल गया, आधा तो बन गया था, थोड़ा तो बनाना था, प्रोजेक्ट पूरा कर रेंट पर चढ़ा देंगे। फिर रीपर्पसिंग ऑफ एसेट, देखो दिल्ली में जो से घर नहीं थे पहले रहने के लिए होते थे, अभी लोग उसको रेंट पे चढ़ाने लग गए। जब कंपनी यहाँ घर खरीद यहाँ चीज़ें यहाँ खरीदती है ना, उनको फिर दूसरी चीज़ के लिए यूज करती है, तो अपनी होती है यार, मतलब रीपर्पसिंग यूज करना अलग, पहले रहने के लिए यूज किए थे, अभी रेंट पे चढ़ाने लग गए लोग, है ना। अगर उन चीज़ों में अगर उन घरों को लेती है ना यहाँ कंपनी, तो रीपर्पसिंग ऑफ एसेट आता है। स्पेकुलेटिव परचेज में क्या है, गुड़गांव के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं, तो फिर उठाए ज़मीन खरीद ली रेट्स ने। फार्म लैंड और टिम्बर लैंड में क्या फ़र्क है, फार्म लैंड छोटा सा एक लैंड है जिस पर या रिटेलर अपना क्या करेगा, कुछ उगाएगा, ठीक है, सीजन के हिसाब से बेचेगा, फसल काट कर बेच देगा, ठीक है। लेकिन टिम्बर लैंड में क्या होगा, ये बैम्बू होते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी ज़मीनों पर लगे होते हैं और कंपनियाँ इन्वॉल्व होती है इसमें, बहुत ही बड़ी बड़ी, जैसे अडानी अंबानी हो के, ठीक है। ये जब ही बेचेंगे, जब यहाँ कद बेचेंगे, यहाँ जब बेचेंगे जब इनका टिम्बर लैंड का प्राइस ऊपर होगा, जब बेचेंगे ना, और ज़्यादा हाई प्रॉफिट होगा इन्हें। और एक टिम्बर लैंड की कोई कंपनी भी है, TIMO नाम का। फिर कॉमोडिटी आता है, कॉमोडिटी में क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, मिनरल्स हो गए। अगर तो इनमें इन्वेस्ट करना था, दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता, प्राइवेटली खुद खरीद सकता है, या तो पब्लिकली इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब डिजिटल इन्वेस्ट कर सकता है। पहले तो पर फिजिकल परचेज कर लिया, गया सोना ले आया और घर अदर लिया तिजोरी में, इसमें स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी, हाँ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगी, क्योंकि बार बार रंग चढ़वाना पड़ा सोना तो, हाँ दिक्कत तो है। लेकिन तो गोल्ड खरीद सकता है इसमें डिजिटल परचेज, ये एक दिक्कत तो रहा है फिजिकल परचेज में। सोना एक हार है उतने का खरीदना पड़ेगा, लेकिन इसमें फ्रैक्शन सोना भी खरीद सकता है, 10 रुपये का सोना भी खरीद सकता है, डिजिटल में कुछ भी खरीद सकता है, ETF खरीद सकता है, ETF में इन्वेस्ट कर सकता है गोल्ड का, जितना गोल्ड का रेट बढ़ागा उतना तेरा इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ागा। तो इसमें एक दिक्कत होती है, रिटर्न तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और रिस्क इसलिए हाई होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट के साथ ही गिरते हैं, और रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम होता है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते हैं बस यहाँ, ठीक है। कोई एक्सपर्ट बंदा हो गया, कमोडिटी में ट्रेड कर लग गया ना, तो पैसे कमा सकता है अच्छे खासे। ये प्राइस कैसे करते हैं कमोडिटी का सेट देखते हैं। देखो
100 का मैकडी को क्या डर है कि प्राइस ऊपर ना चला जाए, और फार्मर को डर है प्राइस नीचे ना चले। कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि 1 साल बाद तेरे को 100 रुपये में बेचूँगा। फार्मर कहेगा 100 में तो तेरा मैं आज ये बेच सकूँ, ठीक है। 1 साल बाद का रेट कुछ और होगा, मैं कहूँगा क्या होगा, बताता है फार्मर क्या रेट होगा। अगर तुम मेरे पास ख़रीद लेता तेरे 100 रुपये लग जाते, हाँ लग जाते, ठीक है। और आज तुम मेरे पे ख़रीद नहीं रहा, इसका मतलब 100 रुपये तेरे पे पड़े हैं, उस पर तो ब्याज भी कमाएगा। हाँ तुम ना ब्याज चाहिए तो 100 का 1+ रेट कर देंगे, ठीक है। इब कहेगा इब फार्मर कहेगा मैकडी थी, अगर तुम मेरे पे ख़रीद लेता तो उस 1 साल तक तो रखता हूँ आलूआ ने, तो तेरी स्टोरेज कॉस्ट आती, ठीक है। हाँ अगर तेने आज मेरे पर नहीं खरीदे, ये आलू कौन रखागा, मैं रखूँगा, फार्मर रखागा, तो स्टोरेज कॉस्ट भी लेगा उस पर। फिर मैकडी की भी बात सुनो, रेट क्या बन गया 100 1+ रेट स्टोरेज कॉस्ट होगी। मैकडी ने कहा आलू तेरे पे तो ख़रीद लूँगा 1 साल बाद, लेकिन और अगर मैं आज ख़रीदता स्टोरेज कॉस्ट लगती, ठीक है मैं ला लेता, लेकिन बाद में 1 साल बाद ख़रीदूँगा, जब भी मैंने तुरंत ज़रूरत पड़ेगी, तेरे पास ट्रक भेजना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी तो माइनस कर भाई। हाँ वो कन्वीनियंस कॉस्ट लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 साल का प्राइस हो जाएगा। अभी दिक्कत क्या आई वो बताते हैं। हॉर्स था 10,000 का आ जाए, इसका प्राइस देख लेंगे 1+ रेट स्टोरेज कॉस्ट माइनस बेनिफिट। बेनिफिट क्या मिलेगी, स्टोरेज कॉस्ट क्या लगेगी, घोड़े को खिलाना पिलाना पड़ेगा। बेनिफिट क्या मिलेंगे, घोड़े को राइड पे चढ़ा दिया 200 रुपये कमा लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिक्कत भी रखी हुई बेनिफिट और इस बिजनेस मोर फॉर फ्यूचर कम होगा, ठीक है। इसमें फिर ये क्यों बढ़ाया, इसमें ये अल्टरनेटिव में ये डेरिवेटिव का बताता हूँ। 1000 का था, देखो इसे क्यों बढ़ाया, आज क्या रेट है इसका 10,000। अगर बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो तेरा आज का प्राइस क्या होगा, तो फ्यूचर का प्राइस तेरा 10,000 नहीं रहेगा, 8,000 पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो बेनिफिट देखो बहुत ज़्यादा हो गए तो फ्यूचर का प्राइस 8,000 होगा, इसे बोलते हैं बैकवर्डेशन, ठीक है। अगर आज क्या प्राइस है तेरा 10,000, चलो कॉन्टैक्ट करते हैं, फ्यूचर का बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा तो 11,000 हो जाएगा तेरा फ्यूचर का प्राइस, तो इसको बोलते हैं कोटेंगो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही टाइप के होते हैं। पहला कैटेगरी बांटते हैं आपका एसेट के बेस पे, भाई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, जैसे अपना रोड हो गए, रेलवे हो गए, इकोनॉमिकली बेनिफिट दे, रेल होगी, रोड हो गई, गैस होगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ होगी, कम्युनिकेशन हो गया। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, अपना बेसिक्स नेसेसिटी जो अपने ह्यूमन्स को चाहिए, जैसे हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, यहाँ इनमें इन्वेस्ट करना, ये आता है कैटेगरी बाई एसेट टाइप। कैटेगरी बाई जियोग्राफी में क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना, जैसे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना, हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, ये होता है जियोग्राफी के टाइप। फिर कैटेगरी बाई ओनरशिप टाइप में क्या होगा, इक्विटी और डेट। देखते हैं इक्विटी में अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट करा अडानी गैस में, ठीक है, उसने अडानी गैस में शेयर खरीद लिया तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना। लेकिन डेट कैसे होता है, देखो पीएनबी ने इन्वेस्ट करा अडानी गैस में, से शेयर नहीं खरीदे, उसको लोन दिया है, ये होता है डेट देना, ठीक है। कैटेगरी वाइज डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से भी हो सकता है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अगर ब्राउन फील्ड है मतलब बिजनेस बनाया है, एग्जिस्टिंग मीन्स बिजनेस है, थोड़ी बहुत ही मरम्मत करिए, एग्जिस्टिंग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ी बहुत ही मरम्मत करिए, और रेंट रूंट लेना जो भी है चालू कर दिए। इसमें रिस्क भी लो होता है, रिटर्न भी लो होता है, क्योंकि रिटर्न तुम लो होगा क्योंकि बनाया है पहले तो पता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। लो रिस्क है, बनाया है, रिस्क तो है ही नहीं कुछ। इस टाइप ऑफ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप आ गया। प्राइवेटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट को बेच दिया, प्राइवेटलाइजेशन करना, जैसे पब्लिक ने अपने रेल बेच दी उसको, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी को अडानी को बेच दी, अगर गवर्नमेंट पे लॉस में बग जाए ना तो बेच देती है। लीज बैक में क्या होता है, तो पब्लिक ने बेच तो दे, गवर्नमेंट ने बेच तो दे प्राइवेट का, लेकिन कल में अगर प्राइवेट में नाट की भाई रेलवे तरफ बेची है, ठीक है, कल में अगर नाट की प्राइवेट कोई मामूली रेल चला ले कर ले के करोगे तो सारा देश ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फिर रेल नहीं चलेगी नहीं, तो इतनी सारी पब्लिक कहाँ पे जाएगी, तो लीज बैक कर लेते हैं भाई।
पहले तो पब गवर्नमेंट बेचेगी, प्राइवेट यहाँ बेच दी, लेकिन इस शर्त पर बेचेगी था नंबर तब वापस देनी पड़ेगी। मन करता रेंट देंगे, ठीक है, लीज बैक 100 साल का लीज बैक कर लिया। फिर सेकेंडरी स्टेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, चला चलाया बिजनेस में नहीं, बस खरीद लिया अपन, चला चलाया कोई रोड था अपन ने खरीद लिया, उस पर जितनी भी दिया चलेगी टोल टैक्स अपन लेंगे। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट करना, ठीक है, कोई नई बिल्डिंग बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और रिटर्न बहुत ही ज़्यादा हाई हो सका, लो भी हो सका, क्योंकि इसमें पता को नहीं। अगर आप कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रेल डालनी है, वो रेल में पता ही कौन नहीं भाई कितने बंदे इस पर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, रेल की पटरी डालनी है, इसमें पता ही कौन नहीं। फिर गवर्नमेंट चाहेगी कि ग्रीन फील्ड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इससे GDP बढ़ती है, उससे बनाए तो कुछ नहीं बढ़ता, बस ओनर चेंज होता है। ग्रीन फील्ड में गवर्नमेंट चाहेगी कि हो। ये बात है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करो या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या, वही तरीके अपने जैसे रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते थे, प्राइवेटली कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया, लोन लेके कंस्ट्रक्शन कर लिया। इनडायरेक्ट क्या करेंगे, इनडायरेक्ट जैसे शेयर खरीद लिया अडानी गैस में, और कोई होती है MLPs में इन्वेस्ट कर दिया। MLP मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप, जैसे रेट्स की तरह ही होती है ये, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंफ्रा, पैसे कैसे आएंगे, देखिए इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ से पैसे कैसे आएंगे, देख यूज्ड बेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पर टोल टैक्स मैंने बना दिया, 3 साल तक मैं यूज करूँगा, फिर काम ख़त्म हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल, ठीक है। जैसे यूज़ बेस में आ जाता है, अडानी ने ले रखा 5G का लाइसेंस 2025 तक, कोई 5G यूज कर सकता है, हाँ ये ऐसे 25 के बाद कैंसिल हो जाएगा। एबिलिटी पेमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगे, हाँ मैंने कहा चल लेंगे, 1000 जूते बनाने हैं, 1000 जूते मैंने बना दिया, गवर्नमेंट का पीछे ले लिया, जो एबिलिटी भाई जो भी काम अवेलेबल होगा उसकी पेमेंट मिलेगी। टेक और पे में क्या होगा, इसमें ना गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है कि इतना तो तेरे को हमारे से ख़रीदना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कोई एग्रीमेंट होता है पावर जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, ठीक है, पावर बनेगी वो बांटेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच है, तो इतना तो ख़रीदना ही पड़ेगा सप्लाई आपको, ठीक है। रियल स्टेट का जे कर इफेक्ट पता क्या होता है, रियल स्टेट में पहले क्या करते हैं, आप पैसा लगाते हैं, ज़मीन को ढूंढते हैं कौन सी प्रॉपर्टी अपना बेनिफिट देगी, और पैसा कुछ देते हैं तो पैसा गया, ठीक है। विंटेज ईयर हो गया भाई 2014 में पैसा लगाया, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा रेंट आएगा, कुछ कमाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जाएगा भी कुछ कंस्ट्रक्शन मरम्मत में, फिर उसके बाद बहुत सारा पैसा आएगा, अगर बेच दिया अपना कैपिटल गेन आएगा बहुत ही ज़्यादा, तो होता है लास्ट स्टेज कैश इनफ्लो, ठीक है ना।